हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर ली थी। लास्ट का शायद नर्स इक्वेशन बची हुई है और एक दो जो फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं और उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन उनके फॉर्मूला या उनके ग्राफ पूछे जाते हैं। तो वो अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो सारी चीज़ें वो कंफर्म कर देंगे, क्योंकि नर्स इक्वेशन ऐसी है ना, क्वेश्चन के साथ ही करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी थ्योरी कर लीजिए आप। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, 12th का चैप्टर है। इसको 0 से हायर लेवल तक करेंगे। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ मतलब इसको 12th के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे, अलग से भी मतलब एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें करी हैं, जो भी चीज़ें देखी हैं, वो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक ही देखी हैं, क्योंकि अब ये है कि कुछ कुछ टॉपिक्स 12th से हटा दिए गए हैं, तो आप वो टॉपिक्स ना पढ़िए। जो जो टॉपिक्स 12th में हैं केवल वही पढ़िए, क्योंकि अगर आप बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में कोई भी लेवल हो ग्रेजुएशन का वहाँ है, या फिर मास्टर्स में कोई भी लेवल हो मास्टर्स का वहाँ है, आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हर क्लास में 1 या 2 से चीज़ें नई ज़रूर मिलेंगी, और या फिर वो जिस ढंग से आप पढ़ रहे थे उस ढंग से कुछ फ्रूटफुल अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब केमिकल किस तरह वर्क कर रहे हैं, क्योंकि क्या था, जो केमिकल काइनेटिक्स थी वो एक तरह से रिएक्शन में चेंजेस जो आ रहे हैं वो बता रही थी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताएगी कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, अगर फिजिबिलिटी मतलब फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हम समझेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है, तो उसमें कुछ पार्ट थर्मोडायनेमिक का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये जानेंगे कि रिएक्शन जो हो रही है वो इक्विलिब्रियम है या नहीं है, जो चीज़ें जो टर्म्स आएंगे उनके मीनिंग भी प्रॉपर समझाए जाएंगे। थर्ड हम ये समझेंगे कि जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या है, वो रिएक्शन जो है उसमें टाइम कैसा, या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। पहला हमने क्या देखना है, पहले जो हमारा टर्म होगा वो फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। सेकेंड हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना हद तक रिएक्शन हो रहा। अगर हमने पानी में कुछ मिक्स किया, ठीक है, HCl मिक्स किया, तो कैसे रिएक्शन हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी जाती है। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब टाइम के साथ कैसे रेट और रिएक्शन का कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, अपने आप हो रही है या थोड़ी सी एनर्जी देने पे होती ही चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मेन टॉपिक होंगे लिख लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग मेनली पढ़ेंगे, जिसको ROR शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो यहाँ होगा रेट एक्सप्रेशन। जो रेट मतलब टाइम के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन का रेट लिखेंगे और उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका जो रिएक्शन का रेट है वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, थर्ड जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या है या रिएक्शन ऑर्डर लिख सकते हैं इसको, रिएक्शन ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये अब जो केमिस्ट्री आई है वो बहुत ऐसी है, जो चीज़ें हम लोग ज़्यादातर ऐसी होंगी जो कैलकुलेटिव होंगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो 11th का टॉपिक हो, 11th के सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12th में अगर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है तो केमिकल काइनेटिक्स,
चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो मास्टर्स हो, और या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल जो हायर लेवल साइंस पूछते हैं, केमिस्ट्री पूछते हैं, वहाँ केमिकल काइनेटिक्स ज़रूर आता है। अगर वो ऐसा कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें केमिस्ट्री आ रही है, उसमें साइंस आ रही है, तो वहाँ ज़रूर ये टॉपिक आएंगे। और ये चैप्टर तो बिल्कुल ऐसा है कि कुछ मतलब ईजीएस्ट से ईजीएस्ट चीज़ें आपको पूछ ली जाएंगी, फिर भी लोगों को कभी कभी नहीं आ रही होती हैं या फिर स्किप कर जाते हैं माइंड से, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 6 जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अर्हेनियस रिएक्शन पढ़ेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। 6th हमारे पास होगा कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे जो भी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को पढ़नी है, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे और क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और एक्सेट्रा और भी टॉपिक हैं इसके अंदर, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, मतलब जैसे एक रिएक्शन हुई, फिर उसी में कुछ चेंजेस आए और फिर दोबारा आगे फर्दर रिएक्शन हुई, फिर और फर्दर रिएक्शन हुई, तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन हो गई। अगर हमने कुछ बनाया, ऐसा कुछ बनाया, ए से बी बनाया और बी से कुछ मिक्स करने पर सी बन रहा है और बी में ही कुछ मिक्स करने पर डी बन रहा है, ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है तो पैरेलल रिएक्शन हो रही है। तो ऐसे और भी न्यू टर्म्स देखने को मिलेंगे, वो हम सारे करेंगे। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। और फिर एंजाइम कैटालिसिस है, वो तो आप लोग बायो में भी देख लेते हैं, नहीं तो जो प्रॉपर केमिस्ट्री देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए एंजाइम कैटालिसिस भी अलग से कराया जाएगा। और लिंडमैन रिएक्शन है वो भी, ठीक है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसमें ऐसा कुछ नोट करने का नहीं है, सारे टॉपिक पॉइंट वाइज कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर और इसको रब कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने यहाँ समझी वो ये कि आज जो ये पूरा केमिकल काइनेटिक्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और जो थर्मोडायनामिक है जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है, वो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पे वर्क करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें फोकस्ड रहेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे लोग केमिकल काइनेटिक्स जो रिएक्शन टाइम के साथ हो रहे हैं, ठीक है, चाहे उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा हो या फिर उसमें बहुत कम टाइम लग रहा हो, सबके बारे में बताने की कोशिश करती है। जैसे कहते हैं, जैसे हीरा या डायमंड की बात करते हैं तो एक फेमस टैगलाइन है एक एडवर्टीज़मेंट की, हीरा है सदा के लिए, ठीक है। लेकिन जो डायमंड है वो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो जब डायमंड बनता है तो वो बनने का प्रोसेस भी बहुत स्लो है, और उसमें हाई टेम्परेचर, ये कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में बन रहा होता है, कोयले की खान में मिलता है, ठीक है। तो जब कार्बन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रखा जाता है, बहुत दिनों तक रहता है, तो हीरा बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें ये भी बोला गया है कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं तो जो डायमंड है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ब्रेक डाउन भी हो रहा है, उसकी चमक कम हो रही है, उसकी जो वो जो हीरा है वो हो सकता है कुछ सालों बाद, मतलब कुछ नहीं तो मतलब 1000 सालों बाद वो कार्बन में फिर चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं अगर उसको पर्टिकुलर कंडीशन दी जाए, ठीक है। तो ऐसी बातें भी केमिकल काइनेटिक्स में देखने को मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पहले लिख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है क्या है, ये डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस डील्स विथ, ये किससे डील करती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारी
केमिकल काइनेटिक्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती है, एंड विथ हाउ रेट डिपेंड ऑन, और किस पे, एंड हाउ द रेट डिपेंड ऑन फैक्टर्स, ठीक है, एंड हाउ रेट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे हमको, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमारे रिएक्शन का क्या होगा, प्रेशर हम कैसा यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन जब हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, हाई है, लो है, रूम टेम्परेचर है, ये सारी और कैटलिसिस कैसा यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होंगी एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, कि हम समझ सकते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन भी समझते हैं। जो रिएक्शन हमारी हो रही है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको होने का स्पीड, उसके होने की प्रोसेस कैसी है। तो अगर हम बोलेंगे तो इट ऑल्सो डील्स विथ mechanism of the reaction, ठीक है। रिएक्शन प्रॉपर स्पेलिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ ये किससे, जो मैकेनिज्म जिस पे डिपेंड कर रही है रिएक्शन हमारी, उस पे उसको भी ये डील करती है, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो आगे करेंगे वो रेट ऑफ द रिएक्शन है। अगर इसमें कुछ लिखना हो, कुछ समझना हो, तो आप अपनी भाषा में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स डील करेगी किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से, मैकेनिज्म से। अगर वहाँ पे और कुछ फैक्टर्स जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं, कंसंट्रेशन है, मतलब कैसी कंसंट्रेशन है, डाइल्यूटेड है या कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या प्रेशर कैसा यूज़ किया जा रहा है, टेम्परेचर कैसा यूज़ किया जा रहा है, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। इसको रब करके लिखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो टाइम के साथ, ठीक है, जो स्पीसीज के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आएंगे उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। टाइम के साथ मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, या तो रिएक्टेंट हो सकते हैं या प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमारी रिएक्शन में दो ही चीज़ होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, हमने ए को बी के साथ मिक्स किया, हमको C+D मिल गए, ठीक है। तो जो टाइम के साथ चेंजेस देखने को मिले वो हमको ये मिले कि जब हम लोगों ने अपना रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमारे पास बस ए था और बी था, और जैसे ही टाइम बढ़ता गया हमको कुछ पार्ट सी का मिलता गया, डी का मिलता गया, और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता गया धीरे धीरे, तो ए और बी का पोर्शन कम होता गया और सी और डी का रेशियो इन द रिएक्शन, या जो भी हम लोगों ने रिएक्शन के लिए कोई कंटेनर या बीकर या टेस्ट ट्यूब लिया था, वो टाइम के साथ हम देखेंगे सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये है एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। हम डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखकर ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। rate of
change in concentration of species per unit time, उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या फिर जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। हाँ, इसको बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ a reaction can be defined as, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन concentration of reactant or in concentration of product per unit टाइम। ठीक है, किसी भी तरह आप समझ सकते हैं, स्पीसीज में दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की बात कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंजेस होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में या स्पीसीज में जो रिएक्शन में यूज़ हुई हैं टाइम के साथ, उसको बताती है। ठीक है, अगर और किसी को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी किसी को कुछ समझना हो इसमें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज़ ऑल्सो, वो भी बताएगी रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, सी, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा, लेकिन मतलब इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट इन और ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब ए का कंसंट्रेशन घटना, बी का कंसंट्रेशन घटना, सी का कंसंट्रेशन बढ़ना, डी का कंसंट्रेशन बढ़ना, ये सारे के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो या तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि ए की खपत, ए जितना कंज्यूम हो रहा है या ए जितना यूज़ हो रहा है एक टाइम के साथ, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। बी कितना कंज्यूम हो रहा है यूनिट टाइम में, वो भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब एक दूसरे के टर्म से रिलेट करके हम ऐसे बोल सकते हैं। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। तो A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बना है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा, तो रेट ऑफ, अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको बोलेंगे डेल्टा मतलब चेंज, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन है, ए अपॉन चेंज इन टाइम या यूनिट टाइम, कितना टाइम में चेंज हुआ है, टाइम के साथ यहाँ क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। अगर हम बी को भी लिखेंगे तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए
फाइनली माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली अपॉन चेंज टाइम में जो चेंज आया है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है, ए का कंजम्पशन हो रहा है, ए की जो कंसंट्रेशन है या ए की जो भी वैल्यू हमने ली रही थी वो कम हो रही है, तो यहाँ पे माइनस साइन देखेंगे हम। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं। तो इसको रब करते हैं, आगे समझते हैं। तो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और डी बना रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ROC, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा? डेल्टा ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे माइनस साइन देखने को मिलेगा। अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ सी, तो यहाँ क्या होगा? चेंज इन यहाँ पे प्लस का साइन होगा, आप शो कर सकते, नहीं भी कर सकते। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या होगा? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ROC लिख सकते हैं, ROP लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ROR लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी है, वैसे ही रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी होगा। मतलब हमारा डी बन रहा है, हमारा सी बन रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, डी बन रहा है तो डी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। सी बन रहा है तो सी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। अब अगर हमारे रिएक्शन में, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हुए हैं, जैसे हमारे ए के साथ स्मॉल ए है, बी के साथ स्मॉल बी है, कुछ कोफिशिएंट लिखा है 1 2 3 4 आर्बिट्ररी कुछ भी लिखा है, तो वो क्या होगा? वो भी उस रिएक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो यही रिएक्शन है, इन्हीं रिएक्शन में हम जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ इंक्लूड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू -1/a, ठीक है। वो पहले वाला आप पहले लिख लीजिए, वो 1 मिनट देते हैं, फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करेंगे। अभी ये मिटा दीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको पूरा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन की बात करी गई सिंपल रिएक्शन है, कोई कोफिशिएंट नहीं है ये। और इसके बाद हम जो लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिखेंगे, जो साथ में कोफिशिएंट लगे हैं ए बी सी डी के साथ, उनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अलग से हेडिंग देके नहीं कराई जाती है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। तो होप सो नोट कर लिया होगा। अब हम लिखते हैं स्टोइकोमेट्रिक
कोफिशिएंट के टर्म्स में। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ठीक है। तो यहाँ हमने माइनस साइन लिया, 1/a कर दिया, यहाँ पे माइनस साइन लिखा, 1/b कर दिया, ये 1 है, और यहाँ पे 1/c हो गया साथ में, और यहाँ पे 1/d हो गया, ये प्रोडक्शन ऑफ d है, ठीक है। तो बस इतना चेंज आएगा अगर कोफिशिएंट लगे हैं हमारे रिएक्शन में, ठीक है। अब एक हम ग्राफ देखेंगे, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे रिएक्शन हमेशा हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। समझने के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट में थोड़ा सा चेंजेस आता है ये टर्म्स में, ठीक है। वो चेंजेस आना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। होप सो ये नोट कर लिया होगा। अब हम एक ग्राफ समझेंगे, उस ग्राफ के थ्रू हम ये समझेंगे कंसंट्रेशन और टाइम में चेंजेस जो आए, तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज आए। रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन होने के, दो लोगों के बीच में रिएक्शन होने के बाद, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिएक्शन होने के बाद हमको परिणाम स्वरूप मिलता है। तो सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। आज ये पूरी हेडिंग कंप्लीट करेंगे, और सारी हेडिंग 7-8 हेडिंग है, तो सो 10 to 15 क्लासेस लगेंगी इसकी, और बहुत अच्छे से लगेंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लंबी क्लासेस होंगी 10 क्लासेस में, तो होप सो कंप्लीट ही करा देंगे, ठीक है। तो इसको रब करते हैं। तो एक ग्राफ देखने को मिलेगा हम लोगों को कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन ले लिया है, और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम ले लिया है, ठीक है। अब चाहें तो इस ग्राफ को और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे 0 कंसंट्रेशन है, 0 टाइम है, तो हम लोगों ने क्या लिया है, हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट टाइम 0 था, तब हमारे पास रिएक्टेंट जो भी थे, जो भी हमने मिक्स किया, वो हो सकता है हम लोगों ने 1-1 लीटर लिए हों, या कुछ उसका अमाउंट लिया हो, ठीक है, कुछ वॉल्यूम लिया हो, तो वो यहाँ थे, ठीक है। और जैसे जैसे रिएक्शन होना शुरू हुई, तो हमारे टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो कम होता चला गया, ठीक है। और जो हमारे क्या थे, प्रोडक्ट बन रहा था, 0 इस टाइम पे, 0 टाइम पे 0 थे, क्योंकि तब हमारा जो रिएक्टेंट थे वो आपस में मिले ही नहीं थे, तो ए और बी को मिक्स किया नहीं गया था तब तक उनकी क्या कंसंट्रेशन थी, ये जैसे ही ए और बी को मिक्स किया, यहाँ से रिएक्शन इनका ए और बी का कंसंट्रेशन घटता चला गया, और जैसे ही हमने ए और बी को मिक्स किया, वैसे ही जो पी बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेंगे हम लोगों को। तो टाइम के साथ जो बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट है, टाइम के साथ जो घट रहा है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, तो ये बताएगा रेट ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो ग्राफ है वो बताएगा रेट ऑफ रिएक्टेंट। और कुछ इसमें आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आराम से। और ये जो पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम ऐसे भी देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि T1 टाइम में, ऐसे ये है हमारा T1 टाइम है, T1 टाइम में R1
रेट था, ठीक है, कंसंट्रेशन R1 थी, ठीक है, और T2 टाइम में, ये हमारा T2 टाइम है, स्मॉल t, ठीक है, यहाँ पे क्या थी R2, तो R1 जो है वो मोर देन R2 है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की बात करें दो डिफरेंट टाइम में, तो R1 की वैल्यू ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू R2, और टाइम तो बढ़ ही रहा है, समय के साथ हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो कभी कभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ देता है, अभी तक हायर एग्ज़ाम में नहीं देखा है, हो सकता कहीं पूछ ले, तो आप एवरेज रेट निकाल सकते हैं। एवरेज शायद कहीं पूछा हो तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक टर्म है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, तो जो डिफरेंट रेट्स होंगे, जैसे R1 R2 रेट आया, ठीक है, फिर R1 रेट आया, तो टाइम के साथ जो डिफरेंट रेट्स हैं उनको माइनस करेंगे, T2 माइनस T1, ये होगा x मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, x मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। एवरेज रेट पूछा नहीं जाता, अगर पूछा गया है दो डिफरेंट रेट का डिफरेंस करके, दो रेट्स अगर गिवन है उनका डिफरेंट टाइम में, कि R1 रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन है T1 टाइम में, R2 रेट है T2 टाइम में, तो उनका डिफरेंस करके आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन रहा है, लेकिन जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर टाइम में, जैसे यहाँ पे हमने R1 रेट देखा T1 टाइम में, तो इस R1 को यहाँ क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और R2 टाइम पे जो R2 टाइम पे जो T2 टाइम पे जो R2 रिएक्ट हुआ है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एट इंस्टेंट टाइम पे कुछ हो रहा होगा तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, मतलब रेट एट अ इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई रेट हम बता रहे हैं रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर टाइम में कैसा है रिएक्शन की कंडीशन या स्पीड या मैकेनिज्म, वही है क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको अब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रिएक्शन हो रही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कभी भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो तो वो उसका एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो अगर A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r से लिखेंगे, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी, ठीक है, ये लिखेंगे। और यहाँ माइनस साइन रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है।
ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट इंक्लूड किए हैं तो कोफिशिएंट हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी? कंसंट्रेशन हम ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में ले रहे होंगे, सॉल्यूशन का ले रहे होंगे, तो हम यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड लेते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड लेते हैं। अगर बाई चांस कोई गैस की बात कर लेता है तो फिर हम क्या लेंगे? तब हम एटमॉस्फेयर पर सेकंड लेंगे, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, ये 2 यूनिट देखने को मिलेगी। मेन जो है हम लोग इस पे बात करेंगे, हो सकता है कभी गैसियस स्टेट की बात करी जाए तो ये होगी यूनिट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास आपकी छूट जाती है किसी भी टॉपिक के स्टार्टिंग की, तो आपको फिर आगे चीज़ें या तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगी या फिर चीज़ें आती हैं तो भी हो सकता है कोई चीज़ें रह जाएं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, किसी से भी पढ़ना हो, तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर आपको आता है तो बेशक आप केवल रिवीजन के पर्पज़ से देख लीजिए फर्स्ट सेकंड क्लासेस, लेकिन देखनी ज़रूर चाहिए। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन हम देखेंगे रेट ऑफ प्रेशर में और रेट ऑफ कंसंट्रेशन में। अगर गैसियस स्टेट दे रखी है और मतलब ऐसा हो सकता है हमारी रिएक्शन में गैस भी हो, सॉल्यूशन का फॉर्म में भी हो, तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो उसको कंसंट्रेशन के टर्म में या कंसंट्रेशन के रेट को प्रेशर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? छोटा सा रिलेशन है, वो हो सकता है कहीं आ जाए, कहीं आपको पूछ लिया जाए, तो आप वो भी देख लेंगे अभी। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है रिलेशन बिटवीन आरसी, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन आरपी एंड आरसी, आरपी एंड आरसी, ठीक है। आरपी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर हमारी रिएक्शन में कुछ गैसियस इन्वॉल्वमेंट है तो, ठीक है। आरसी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर पी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। आर सी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर भी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, या नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। और आरपी क्या होता है? आरसी तो हम लोगों ने देख लिया। आरपी भी क्या होता है? चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे भी क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। C कंसंट्रेशन है, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? यहाँ पे रिलेशन होगा आर पी इज इक्वल टू
Rp इज इक्वल टू जो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है इज इक्वल टू RT इंटू RC, ठीक है। ये RP RC पता कर लिया, ये है गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन हो वो नहीं गिवन हो तो रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में जब हम बात करेंगे तो ये गुलबर्ग ओवेक करके नाम था, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, एक मतलब इंट्रोडक्शन दिया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उनके स्टाइकोमेट्रिक रेशियो के पावर में, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसको लिख सकते हैं सॉरी एंड वेग प्रपोज दैट, वे कुछ भी कहते हो, proposed that rate of reaction, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन के, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्शन जो हम लोगों ने रिएक्शन में लिए होते हैं, हम लोगों ने चीज़ें ली होती हैं जो हमको नोन होती है, रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, मतलब उसकी पावर में स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, मेट्रिक रेशियो, ठीक है। दिस नहीं रेशियो नहीं, कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। कहने का मतलब कि जब ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, ए जिसका कोफिशिएंट स्मॉल ए है, उसके साथ हमने बी बनाया जिसका कोफिशिएंट स्मॉल बी है, और उसका प्रोडक्ट सी स्मॉल सी कोफिशिएंट डी ये बन रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस कराया लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे, या ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है मास एक्शन के, लॉ ऑफ मास एक्शन के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, ठीक है।
लेकिन ये वाला जो लॉ था वो एप्लीकेबल था केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जा रही थी, ठीक है, जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही थी उनके लिए ये लॉ सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। जब बाद में और फर्दर क्या कह सकते हैं डिस्कवरीज हुई, उसमें ये देखा गया ये जो कोफिशिएंट है इसके सम के बराबर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये जो बाद में देखा गया रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन तो होता है, लेकिन जो पावर होती है वो क्या होती है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। मतलब ये जो पावर होगी कंसंट्रेशन में, ये जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हैं इनके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बहुत ज़्यादा आगे एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। पूछ दिया जाए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है तो वो ये होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इधर से इधर जाना या इधर से इधर जाना। यहाँ पे आर एफ होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी होगा बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये बहुत ज़्यादा आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप ऐसे करके बता सकते हैं और इसको के इक्विलिब्रियम के बराबर कर सकते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा लॉ एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसी पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो अब ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो बेसिकली जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होगी हमारी में भी हमारी रिएक्शन ये हो सकती है, ऐसे हो सकती है हमारी रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन होगा या रेट एक्सप्रेशन जो होगा या फिर रेट लॉ जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट होगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कुछ भी हो सकती है, बी की पावर वाई। जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली इनको ऐड करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं जहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। जहाँ एलिमेंट्री रिएक्शन होगी वहाँ पे हम इनके ही जो कोफिशिएंट है उनको ऐड करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो के है हमारा आ जा रहा है प्रोपोर्शनलिटी की जगह, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, जो के वैल्यू है उसकी। तो पहली चीज़ ये डिपेंड नहीं करेगा, ये जो के है जो रेट कांस्टेंट है ये डिपेंड नहीं करेगा ना ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ना ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के, इट डज नॉट
depends on concentration of reactant and प्रोडक्ट। ठीक है, ये ना ही डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, सेकंड हमारा के किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा एंड एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी? रिएक्शन की, ऑफ अ रिएक्शन, उस पे, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये है कि जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी, उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन या कह सकते हैं हमारी रिएक्शन फास्ट होगी। तो मोर द वैल्यू या हायर द वैल्यू, फास्टर विल बी द रिएक्शन। हायर द वैल्यू ऑफ के जितना भी ज़्यादा होगा हमारा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। फास्टर विल बी द रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें ध्यान रहेंगी तो आप कुछ रिएक्शंस में, कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। इसमें जो भी टर्म्स न्यू यूज़ हुए हैं वो सारे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी है और ये वैल्यू ऑफ के है या के है। तो ये सब हम नेक्स्ट आगे भी पढ़ेंगे। हर रिएक्शन का जो टाइप होगा उसके लिए के की कंडीशंस थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।